सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन भौतिक विज्ञान कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली बार जब हमने तीसरे पाठ की शुरुआत की थी तो हमने इसमें विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर इन दोनों का अर्थ जाना था। साथ ही साथ एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे 4 अंक दिलाने में सहयोग करता है, स्रोत आवेश के कारण विद्युत विभव, जिसका व्यंजक हमने स्थापित किया था V बराबर KQ/R। बहुत महत्वपूर्ण व्यंजक है। परीक्षा में कई बार 4 नंबर का प्रश्न आता है, नहीं निश्चित रूप से 1 नंबर का प्रश्न तो जरूर इस पर सवाल पूछा जाता है। आज हम लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये भी बच्चों बोर्ड परीक्षा में अनेक बार 4 नंबर के प्रश्न में आ चुका है। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। आप सारे बच्चे ध्यान देना। सबसे पहले हम लोगों को एक बार हमें पहले पाठ में जाना पड़ेगा। पहले पाठ में जब विद्युत द्विध्रुव की बात की थी, आपको पुनः याद दिला देता हूं मैं। समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक ऐसा युग्म जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। एक बार आप ध्यान देना, ये था हमारा विद्युत द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट। ये -Q और ये +Q। इसी में हम लोगों ने एक और बात पढ़ी थी, चूंकि इसमें इसका जिक्र करना पड़ेगा हमें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोगों ने उस समय वेक्टर P से दर्शाया था। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जब बात आई थी, हमने समझा था विद्युत द्विध्रुव में स्थित आवेश का परिमाण इंटू आवेशों के मध्य विस्थापन, जैसे यहाँ पर -Q और +Q के मध्य विस्थापन D था, तो आपने पढ़ा था वेक्टर P बराबर QD। इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप लोगों को ध्यान में रखना है, यह सदिश राशि होती है, इसकी दिशा हमेशा -Q से +Q की तरफ होती है। तो ये सारी बातें आपके ध्यान में रहेगी, तो इस टॉपिक में आपको कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अब ध्यान देना, विद्युत द्विध्रुव हमने मान लिया है, यह बच्चों मान लीजिए Z अक्ष है, तो एक विद्युत द्विध्रुव है जो Z अक्ष के अनुदिश सममित है। यहां पर ये तो मान लिया है हमने -Q, ये मान लिया है हमने +Q। द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेशों के मध्य विस्थापन D, तो मध्य बिंदु से +Q और -Q इनके लिए विस्थापन क्या हो जाएगा? D/2। आपको ये बात दिमाग में हमेशा रखनी है। यहाँ पर हम लोग हमारी सुविधा के लिए थोड़ा डिस्टेंस दिखा रहे हैं। एक्चुअल में दोनों आवेश एक दूसरे के बहुत ही निकट स्थित होते हैं। अब ये जो द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, इस O से विद्यार्थियों r दूरी पर यह कोई बिंदु है। इस बिंदु का हमने नाम दे दिया है S, नाम दे दिया मान लीजिए। इस बिंदु S पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। आप सारे बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा किधर है भाई? -Q से +Q की तरफ। जैसे हमने कह दिया कि -Q कहाँ पर है भाई? बिंदु A पर मान लिया। +Q कहाँ पर मान लिया हमने? बिंदु B पर। तो आप क्या बोलेंगे? जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वेक्टर P, उसकी दिशा किधर हो गई भाई? A से B की ओर। और यहाँ पर ये जो अभिष्ट बिंदु S है, इस अभिष्ट बिंदु S का द्विध्रुव के मध्य बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश, ये क्या हो गया? वेक्टर R। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वेक्टर P और वेक्टर R के बीच का ये कोई कोण मान लिया हमने। इस कोण को हमने कह दिया थीटा। हमारी गणित हमें समझाती है ये जो बिंदु S है इसका स्थिति सदिश तो है R, और ये जो Z अक्ष है इसके साथ कोण है थीटा। तो हम कह सकते हैं बिंदु S के ध्रुवीय निर्देशांक क्या हो गए भाई? R थीटा। स्थिति सदिश R और Z अक्ष के साथ में कोण थीटा, तो इसके ध्रुवीय निर्देशांक हो गए R थीटा। अब आप ध्यान देना, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु S पर विभव की गणना करनी है। हम सबको यह बात भली भांति मालूम है
किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की बात हो चाहे विद्युत विभव की बात हो, वो किसके कारण से उत्पन्न होता है? आवेश के कारण। आवेश चाहे बच्चों एक हो चाहे अनेक हो। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश है? एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। हमने मान लिया कि प्लस क्यू की बिंदु एस से दूरी कितनी मान ली हम लोगों ने? इसको मान लिया हमने R1, और माइनस क्यू है, इसकी दूरी हम लोगों ने मान ली है, ये मान ली विद्यार्थियों ये दूरी मान ली है हमने R2। माइनस क्यू की तो मान ली हमने R1 और प्लस क्यू की मान ली है R2। आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है कि हमें प्लस क्यू से हमेशा R1 माननी पड़ेगी। आप माइनस क्यू की मान सकते हैं, प्लस क्यू की मान सकते हैं। तो अब आप लोगों का जो नोट्स में लिखने का तरीका होगा वो क्या तरीका होगा? चित्र में प्रदर्शित विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु S पर विद्युत विभव की गणना करनी है। द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण बिंदु S पर विभव उत्पन्न होता है। हमने मान लिया है विद्यार्थियों, माना प्लस क्यू के कारण अभिष्ट बिंदु पर उत्पन्न विभव कितना मान लिया? V1 मान लिया। माइनस क्यू के कारण अभिष्ट बिंदु पर उत्पन्न विभव कितना मान लिया? V2। अब आप ये सारी बातें लिख देंगे। द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू की अभिष्ट बिंदु से दूरी क्रमशः है स्मॉल r1 व स्मॉल r2 है। माना प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण अभिष्ट बिंदु पर उत्पन्न विभव क्रमशः है V1 तथा V2 है। अब सारे बच्चे ध्यान देना विद्यार्थियों, अब V1 और V2 का मान हम कैसे लिखेंगे? यदि आपको याद है तो हम लोगों ने हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने जाना था V बराबर होता है KQ/R। K का मतलब कूलाम नियतांक, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट को हम क्या बोलते हैं भाई? निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका संख्यात्मक मान भी हमारे याद रहना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। 8.85 × 10⁻12। तो अब आप लोग क्या करेंगे? इस सूत्र को देख करके V1 और V2 का मान लिख देंगे। तो नोट कीजिए, द्विध्रुव में स्थित प्लस क्यू के कारण अभिष्ट बिंदु S पर विद्युत विभव V1 बराबर, बोलो क्या लिखूं भाई? आपके सामने सूत्र है, K की जगह तो आ जाएगा बच्चों K, और Q की जगह क्या आएगा? प्लस Q। तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये आ गया हमारा प्लस Q अपॉन क्या आ गया भाई? यहाँ पर प्लस Q की अभिष्ट बिंदु से दूरी कितनी है? R1। तो यह हो गया है KQ/R1। ये किसके कारण से आ गया? द्विध्रुव में स्थित प्लस क्यू के कारण अभिष्ट बिंदु S पर विभव। इसी तरह है माइनस क्यू के कारण, आप लिखेंगे इसी तरह माइनस क्यू के कारण अभिष्ट बिंदु S पर उत्पन्न विभव, इसको हमने क्या माना है? V2 माना है। V2 बराबर क्या आ जाएगा भाई? K की जगह तो बच्चों K आ गया, Q की जगह क्या लिखना है? किसकी बात कर रहे हैं हम? माइनस क्यू की। तो यहां पर आ गया ये माइनस क्यू अपॉन, अब ध्यान देना हम लोग जल्दबाजी में R की जगह R ही छोड़ देते हैं, यहाँ पर R नहीं आएगा। माइनस क्यू की अभिष्ट बिंदु से दूरी कितनी है? R2। तो यहाँ पर आ जाएगा K-Q/R2। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 तो बता रही है बच्चों द्विध्रुव में स्थित प्लस क्यू के कारण अभिष्ट बिंदु पर विभव। समीकरण 2 बता रही है माइनस क्यू के कारण अभिष्ट बिंदु S पर विभव। तो अब आप लोगों को क्या करना है? बिंदु S पर परिणामी विभव की गणना करनी है। परिणामी विभव आप सब लोगों को जानकारी है, किसी वस्तु पर, किसी कण पर जब एक से अधिक बल कार्य करते हैं तो आप क्या करते हैं? परिणामी बल के लिए उन सभी बलों का योग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बिंदु S पर जब परिणामी विभव की बात आएगी तो आप क्या कर देंगे? इन दोनों का योग कर देंगे। नोट करो, अतः है अभिष्ट बिंदु S पर परिणामी विभव, इसको बच्चों आप कहेंगे V बराबर V1 + V2। आप लोग साथ साथ नोट्स में उतारते जाएंगे। जहां कहीं भी आपके समझने में दिक्कत हो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
अभिष्ट विभव आ गया v1 प्लस v2। अब आपके पास में v1 का मान समीकरण 1 से है, v2 का मान समीकरण 2 से है, तो इन दोनों समीकरणों का आप यहाँ पर प्रयोग कर देंगे। नोट कीजिए, समीकरण 1 तथा 2 का प्रयोग समीकरण 3 में करने पर, 1 तथा 2 का प्रयोग समीकरण 3 में करने पर, तो v बराबर v1 किसके कारण से था भाई? प्लस q के कारण से। कितना मान है? KQ अपॉन R1। v2 किसकी वजह से? माइनस q के कारण से। कितना मान था? k माइनस q। अब इस माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो माइनस KQ अपॉन R2। अब आप क्या करेंगे विद्यार्थियों? इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए। इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर KQ तो आ जाएगा कॉमन, और कोष्टक में आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसको आगे और सोल्व करते हैं तो यह आ जाएगा v बराबर KQ। इसका लघुत्तम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा भाई? R1 R2, और यहाँ पर आ जाएगा ऊपर तो R2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस R1। ये बच्चों समीकरण नंबर 4 आ गई। अब कई बार क्या होता है, बच्चे जल्दबाजी में सोचते हैं कि हमारा तो काम हो गया, भी विभव की गणना कर दी, लेकिन हम लोगों ने जब हमारे उद्देश्य की शुरुआत की थी उसमें क्या लिखा था? हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु S पर विभव की गणना करनी है। कहने का मतलब, जब तक हम लोग समीकरण 4 को r के पदों में नहीं लाते हैं तब तक बच्चों हमारा जो मिशन है वो अधूरा है। तो इसको अब r के टर्म में हमें लाना है। कैसे लाएंगे आप लोग समझते रहना। हमारी फिजिक्स कहती है कि जहां कहीं भी हमें असुविधा हो आप गणित का सहारा ले सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? ये जो S है, इस S को O से मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा को आप पीछे तक बढ़ा दीजिए। S को O से मिलाने वाली रेखा को आपने पीछे तक बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे? ये जो SO रेखा है बढ़ी हुई, इस पर आप एक परपेंडिकुलर डाल देंगे बच्चों माइनस Q से, और एक परपेंडिकुलर डाल देंगे प्लस Q से। मान लीजिए हम लोगों ने B से परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पर BL नाम दे दिया। A से परपेंडिकुलर डाला, इस पर नाम दे दिया हम लोगों ने AM नाम दे दिया। अब आप क्या करेंगे? आप नोट करेंगे नोट्स में, S को O से मिलाने वाली रेखा को पीछे तक बढ़ा देते हैं, या बोल देते हैं S को O से मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ा देते हैं, तथा इस पर प्लस Q और माइनस Q से क्रमशः है BL तथा AM लंब डालते हैं। अब सारे बच्चे ध्यान देना विद्यार्थियों, यह कोण थीटा है, तो बोलो यह कोण भी कितना हो जाएगा भाई? थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण है ये कोण थीटा, तो यह कोण भी थीटा हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। अब आप सारे बच्चे ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास में त्रिभुज है ये OLB, एक है हमारे पास में OMA। तो आप किसी एक त्रिभुज को सिलेक्ट कर लीजिए। पहले हमने OLB ले लिया है, त्रिभुज OLB में ध्यान से समझना बच्चों, यह कोण 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये भुजा हर हालत में क्या हो गई भाई? कर्ण हो गई। आप इस कोण की बात कर रहे हैं तो ये भुजा क्या हो गई? लंब। तो ये भुजा क्या बच गई? OL क्या हो गया? आधार। तो OL तो है आधार, और आपका ये OB क्या है? कर्ण। हम लोगों को 9वीं कक्षा में त्रिकोणमिति के सूत्र सिखाए जाते हैं, आधार बट्टे कर्ण बराबर कोस थीटा। तो नोट कीजिए, त्रिभुज OLB में आधार की जगह क्या लिख दूं भाई मैं? OL, और कर्ण की जगह क्या आ जाएगा? D/2। आधार बट्टे कर्ण इज इक्वल टू कोस थीटा। तो हम लोगों ने कह दिया है, और OL बराबर D/2 कोस थीटा। OL बराबर D/2 कोस थीटा। सेम यही प्रक्रिया बच्चों आप इस त्रिभुज के लिए करेंगे AMO। तो यहां पर भी वही बात, ये तो 90 डिग्री का कोण, तो ये भुजा क्या आ गई? कर्ण। ये भुजा क्या आ गई? आधार। तो आधार तो हो गया OM, कर्ण हो गया D/2, तो वही बात आ गई, OM का मान भी क्या आ जाएगा? D/2 कोस थीटा। तो OL बराबर क्या आ गया? D/2 कोस थीटा। आप लिख सकते हैं। इसी तरह है त्रिभुज AMO में OM बराबर D/2 कोस थीटा। OL का मान क्या आ गया? D/2 कोस थीटा,
OM बराबर क्या आ गया, d/2 cos थीटा। अब परीक्षा में बच्चों जब आपके पास कम समय हो तब आप लोग इसको एक साथ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, चित्र की ज्यामिति से OL बराबर OM बराबर d/2 cos थीटा। और समय हो तो आप लोग किसी एक त्रिभुज का सिलेक्ट कर लेना, उस त्रिभुज के आधार पर आप OL का मान निकाल लेना या OM का निकाल देना, फिर कह देना यहाँ OL बराबर OM बराबर d/2 cos थीटा। अब विद्यार्थियों, जो विद्युत द्विध्रुव का हमारा कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द्विध्रुव में दोनों आवेश एक दूसरे के बहुत ही निकट स्थित होते हैं। यहाँ पर तो दूरी दिखाई दे रही है लेकिन एक्चुअल में इतनी दूरी है नहीं, बहुत ही नज़दीक है। अब आप ध्यान देंगे, चूंकि दोनों आवेश बहुत नज़दीक है, ऐसी स्थिति है ये बिंदु O और ये +Q और ये -Q बहुत नज़दीक है, तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये जो AS है वो लगभग किसके बराबर आ गया भाई, MS के, क्योंकि दोनों आवेश बहुत ही नज़दीक है। तो नोट कीजिए, चित्र की ज्यामिति से क्या बोलेंगे भाई, AS लगभग बराबर किसके आ गया भाई, AS लगभग बराबर MS। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको एक लाइन जरूर लिखनी चाहिए। आप कहेंगे चूंकि विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेश एक दूसरे के अति निकट स्थित होते हैं, अतः चित्र की ज्यामिति से AS लगभग बराबर MS। सारे बच्चे ध्यान देना, AS खुद किसके बराबर मान रखा आप लोगों ने, R2, तो ये बन जाएगा और R2 बराबर बोल दीजिए, ये R2 लगभग बराबर किसके बराबर है बच्चों, MS के। MS कैसे निकालेंगे, MS आ जाएगा MO + OS। R2 किसके बराबर आ गया, देखो एक बार आप इसको सीधा लिख दीजिए, ये आपने कहा है AS लगभग बराबर MS। AS खुद किसके बराबर, R2 के बराबर, तो यह आ जाएगा बच्चों R2 किसके बराबर, MS। MS किसके बराबर हो गया, MO + OS, तो R2 बराबर आ गया MO + OS। अब ध्यान देना, MO का मान हमारे पास में है, OM कहो चाहे MO कहो, कितना मान है, d/2 cos थीटा। OS क्या है, OS है द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अभिष्ट बिंदु तक की दूरी, कितनी मानी है हम लोगों ने, R, तो इसकी जगह क्या आ गया भाई, R, इसकी जगह क्या आ गया, MO की जगह आपके सामने है, कितना आ गया, d/2 cos थीटा। तो R2 बराबर आ गया d/2 cos थीटा + R। इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो, तो यह बन गया हमारा, नीचे लिख देता हूं मैं, R2 बराबर, बोलो क्या आ गया भाई, पहले R को लिख देता हूं, R2 बराबर आ गया R + d/2 cos थीटा। ये समीकरण नंबर आ गई है 6 नंबर। बोलो यहां तक किसी भी छात्र छात्रा की दिक्कत है, जहां भी दिक्कत हो आप लोग पुनः पूछ सकते हैं। R2 बराबर आ गया R + d/2 cos थीटा। आगे ध्यान देना, ये तो R2 का मान आ गया। अब बच्चों यहाँ पर वही स्थिति है, ये जो +Q है वो एक्चुअली यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो यदि ये यहाँ पर होता तो ये परपेंडिकुलर कहाँ होता, लगभग यहाँ पर, तो उस कंडीशन में जो दूरी भैया उस समय L यहाँ पर था ना, तो जो दूरी L की S से होती वही दूरी B की भी S से होती, क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे के बहुत निकट हैं। तो आप लिख दीजिए पुनः है चित्र की ज्यामिति से, पुनः है चित्र की ज्यामिति से क्या कहेंगे भाई, BS, ये वाला BS लगभग बराबर किसके, LS के, BS लगभग बराबर LS। आप भ्रमित मत हो ना, यहाँ पर आपको पुनः समझा देता हूं मैं। देखो ऐसी स्थिति है विद्यार्थियों, ये तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु, यह है आपका अभिष्ट बिंदु जिसको आपने कहा है S। एक्चुअल में दोनों आवेश बहुत ही नजदीक है, जैसे यह मान लीजिए आपका +Q है, ये यहाँ पर है, ये +Q यहाँ पर, यानी B बिंदु हो गया ना यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर डालते आप तो परपेंडिकुलर कहाँ पर आता, यहाँ पर। तो उस कंडीशन में ये बिंदु जो आपने कहा है परपेंडिकुलर वाला L, तो L की जो दूरी S से है वही दूरी किसकी हो जाती,
बी की ऐसे, क्योंकि दोनों आवेश बहुत ही नजदीक है। तो आप कहेंगे चित्र की ज्यामिति से बी एस लगभग बराबर एल एस। बी एस को आपने क्या माना है? R1, तो यह आ जाएगा और R1 बराबर, अब LH किसके बराबर है? LH का डायरेक्ट हमारे पास मान नहीं है, लेकिन यदि OS में से OL को निकाल दे, OS में से OL को घटा दे तो क्या आ जाएगा? LH। तो आप कह सकते हैं R1 बराबर OS माइनस OL, OS माइनस OL। ध्यान देना भाई, R1 बराबर OS क्या है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अभिष्ट बिंदु तक की दूरी कितनी है? ये R। तो यहां पर आ गया बच्चों R माइनस OL। OL आपके सामने है समीकरण 5 से, किसके बराबर है? d/2 कोस थीटा। तो R1 बराबर आ गया R माइनस d/2 कोस थीटा। R1 का मान भी आ गया है। इस R1 के मान को मैं यहां पर लिख देता हूं। तो यह आ गया R1 बराबर कितना आ गया भाई? R माइनस d/2 कोस थीटा। समीकरण नंबर आ गई 7 नंबर। तो बच्चों हम लोगों ने R1 और R2 दोनों के मान निकाल लिए हैं। किसके रूप में आ गए? ये R के रूप में। अब हम क्या करेंगे? R1 और R2 के जो मान आए हैं 6 और 7 से, इनका प्रयोग कहाँ कर देंगे? समीकरण नंबर 4 में। नोट कीजिए, समीकरण 6 तथा 7 का प्रयोग समीकरण 4 में करने पर, समीकरण 6 तथा 7 का प्रयोग समीकरण 4 में करने पर ध्यान देना बच्चों, यह आ जाएगा V बराबर KQ। ये कोष्टक है ही हमारा, कोष्टक में ऊपर क्या है? R2। R2 जगह मान कितना आ गया? R प्लस d/2 कोस थीटा। R2 की जगह आ गया R प्लस d/2 कोस थीटा। माइनस क्या है? R1। R1 का मान ये रहा, लेकिन R1 से पहले क्या है? माइनस, तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे। तो R की जगह तो आ जाएगा ये माइनस R, और ये जो d/2 कोस थीटा माइनस का है, ये बन जाएगा विद्यार्थियों प्लस का। तो प्लस d/2 कोस थीटा, d/2 कोस थीटा, और नीचे इनका गुणा करना है। तो R1 की जगह तो आ गया R माइनस d/2 कोस थीटा, इंटू आ गया R प्लस d/2 कोस थीटा। यहां पर आप लोग मजला कोष्टक बना देना या बड़ा कोष्टक बना देना है। आ गया ये मान। आपने R1 और R2 दोनों के मान समीकरण 6 और 7 से कहाँ रख दिए भाई? समीकरण नंबर 4 में। इसको सरल करते हैं आगे। यह आ जाएगा V बराबर KQ, सारे बच्चे ध्यान देना, प्लस R से माइनस R कैंसिल। एक बात आपको और याद दिला दूं, हो सकता है बच्चों आप जिस किताब से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वहां पर द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेशों के मध्य विस्थापन 2a लिया हुआ हो। तो 2a लिया हुआ हो तो a यह हो जाएगा, a यह हो जाएगा। a लिया हुआ है a/2 a/2, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अब d/2 कोस थीटा, d/2 कोस थीटा आधा और आधा क्या होता है भाई? 1। तो ये आ गया d कोस थीटा बट्टे, इसको दिमाग में समझो आप a माइनस बी, इसको दिमाग में समझो a प्लस बी। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है भाई? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह आ गया है r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बट्टे 4 कोस स्क्वायर थीटा। बोलो आ गया भाई? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यह आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बट्टे 4 कोस स्क्वायर थीटा। इसको बच्चों आप लोग समीकरण नंबर दे दीजिए 8 नंबर। इसको आगे सोल्व करते हैं। हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ने से पूर्व एक बात ध्यान में है कि विद्युत द्विध्रुव में स्थित आवेश का परिमाण तथा आवेशों के मध्य विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं भाई? विद्युत द्विध्रुवागुण। तो आपके सामने बच्चों लगभग ऐसी स्थिति आ रही है, V बराबर क्या आ गया भाई? ये K Q इंटू डी। बोलो क्या लिखूं QD को? QD से क्या आ जाएगा? P। P मीन्स विद्युत द्विध्रुवागुण, तो QD की जगह आ गया बच्चों P, KP
कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बट्टे 4 कोस स्क्वायर थीटा। बोलो किसी के असुविधा हो रही है? आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। यहाँ पर बच्चों ये कॉन्सेप्ट हम पहले पार्ट से पढ़ रहे हैं। द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेश एक दूसरे के बहुत ही निकट स्थित हैं, यानी ये जो d/2 है यह r की तुलना में बहुत ही अल्प है। तो आप बोलेंगे यहाँ d/2 इज वेरी वेरी लेस देन r। d/2 का मान r की तुलना में बहुत ही छोटा है। जब d/2 का मान छोटा है तो इसके स्क्वायर का मान भी इसके स्क्वायर की तुलना में क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो आप लोगों को इतनी बात लिखने के बाद में आप कहेंगे यहाँ d/2 इज वेरी वेरी लेस देन r, अतः है d स्क्वायर बट्टे 4 कोस स्क्वायर थीटा वाले पद को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। तो बच्चों क्या आ गया? ये v बराबर kp कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, यह आ गया है विद्यार्थियों विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। काफी महत्वपूर्ण व्यंजक आप लोगों ने स्थापित कर लिया। ये परीक्षा में आप लोगों को जब ये आता है प्रश्न तो 4 अंक से कम नहीं आता किसी सूरत में। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए, v बराबर kp कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। अभी हाल ही में बच्चों जो नीट 2020 की एग्जाम हुई थी, सीधा इस सूत्र पर आधारित एक प्रश्न आया था। तो आप लोग यदि वास्तव में 11वीं और 12वीं की किताबों का बारीकी से अध्ययन करते हैं तो कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम है वो आप लोगों के लिए कष्टदायी नहीं होता है। v बराबर kp कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर। अब इसमें 2 स्थितियां लेते हैं। पहला केस, ये आप लोगों को स्थितियां तभी लेनी है जब अगला कहे, अन्यथा नहीं लेनी है। मान लीजिए बच्चों ये बिंदु S जो है हमारा वो यहाँ पर नहीं होकर कहाँ पर होता? इस द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर। ये अक्षीय रेखा है, इसकी अक्षीय रेखा पर होता तो उस समय बच्चों थीटा की जगह क्या आ जाता भाई? 0। नोट कीजिए, यदि अभिष्ट बिंदु S द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित है, यदि अभिष्ट बिंदु S द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित है, अक्षीय रेखा पर स्थित होने की स्थिति में क्या आ जाएगा भाई? वेक्टर p तो ये हो गया और ये वेक्टर r है। वेक्टर p व वेक्टर r के बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। यदि अभिष्ट बिंदु S द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित है तब थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 होते ही बच्चों आप कहेंगे v बराबर kp कोस 0 का मान 1 kp बट्टा आर स्क्वायर। तो ये जो अक्षीय बिंदु या कहने का मतलब अभिष्ट बिंदु यदि अक्षीय रेखा पर होता तो अब आप क्या कहते हैं? v अक्षीय बराबर kp बट्टा आर स्क्वायर, यानी ये मान आ गया है मैक्सिमम। दूसरी स्थिति लेते हैं, यदि अभिष्ट बिंदु विद्यार्थियों निरक्षीय रेखा पर होता, यदि अभिष्ट बिंदु निरक्षीय रेखा पर स्थित है, निरक्षीय रेखा पर होने की स्थिति में क्या होता भाई? ध्यान से समझना, ये तो बच्चों द्विध्रुव में स्थित दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये मध्य बिंदु और ये होती निरक्षीय रेखा। तो उस कंडीशन में ये तो वेक्टर r होता और ये वेक्टर p, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाता? 90 डिग्री। यदि अभिष्ट बिंदु निरक्षीय रेखा पर है तो उस कंडीशन में थीटा बराबर क्या आ गया भाई? 90 डिग्री। थीटा 90 होते ही आपके पास जो समीकरण नंबर 9 है वो क्या कह रहे भाई? v बराबर kp कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो v बराबर क्या आ गया? 0। अब बच्चों कई बार क्या होता है, आप लोगों को भ्रमित करने के लिए, आपका टाइम बर्बाद करने के लिए ऐसा कोई प्रश्न पूछते हैं जहां पर कह देते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव की गणना करो। आप लोगों को बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर होगी बात? अब आजकल बच्चों एक प्रश्न ऐसा भी आता है बोर्ड परीक्षा में, सुमेलित कीजिए। जैसे आपको दे दिया इधर बाएं पक्ष में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, और उस साइड में देते हैं वो सूत्र। आपको तो सूत्र मैंने यह स्थापित कराया kp कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, लेकिन आप देख रहे हैं सुमेलित कीजिए वाला जो पक्ष है उसमें ऐसा कैसा सूत्र नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें? आज के 2-3 साल पहले ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तो आपको मैं बता देता हूँ, देखना ध्यान से समझना। हम लोगों को पता है a डॉट b,
हमारे पास में एक तो वेक्टर p है और एक है वेक्टर r। a डॉट b बराबर क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो वेक्टर p डॉट वेक्टर r, बोलो क्या हो जाएगा ये, p r कोस थीटा। हमारे पास में जो समीकरण नंबर 9 है, उस समीकरण नंबर 9 में टर्म किसका है भाई, p कोस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, और p कोस थीटा बराबर, बोलो क्या आ गया, वेक्टर p डॉट वेक्टर r बट्टे r। आ गया भाई। इसको आप एक बार समीकरण नंबर 10, ये सारी बातें आपको तभी करनी है जब अगला पूछे, परीक्षा में प्रश्न आ जाए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना करो, तब आप लोगों को v बराबर के पी कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, ये दो स्थितियां अक्षीय निरक्षीय की अलग बताई है और एक ये सुमिलित करने वाले में आ सकता है। तो पी कोस थीटा बराबर क्या आ गया, वेक्टर p डॉट वेक्टर r बट्टे r। अब इसका प्रयोग आप समीकरण नंबर 9 में कीजिए। समीकरण नंबर 9 में करेंगे तो ध्यान से समझना, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कह सकते हैं हम लोग, और v बराबर k बट्टे आर स्क्वायर, तो हमारा एज इट इज है k बट्टे आर स्क्वायर, तो ऐसा कैसा, अंदर क्या रह गया, p कोस थीटा। p कोस थीटा का मान कितना निकाला हमने, वेक्टर p डॉट वेक्टर r बट्टे r। ये आ गया बच्चों वेक्टर p डॉट वेक्टर r बट्टे r। अब इसको सरल कर दीजिए, तो v बराबर क्या आ गया, k वेक्टर p डॉट वेक्टर r बट्टे r की पावर 3। तो आपको मैं बता रहा था, एक साल प्रश्न आया था ऐसा, सुमिलित कीजिए, तो उसमें दे रखा था एक भाग में द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और उधर दाईं साइड में दे रखा था ये वाला मान। तो हम लोग सोचते हैं कि हमें तो हमारे सर ने क्या पढ़ाया था कि पी कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर, यहाँ पर तो थीटा कहीं पर है ही नहीं। आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है कि पी कोस थीटा बट्टे आर स्क्वायर को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। अब आप लोग कई बार परीक्षा में सब कुछ सही करने के बाद गलती कर बैठते हैं। आप लोग सोचते हैं कि यहाँ पर वेक्टर का निशान, यहाँ पर वेक्टर का निशान, यहाँ पर भी लगा दें, क्यों आप दयालु होते हैं। तो यहाँ पर दया दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विद्युत विभव कभी भी सदिश राशि नहीं होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा समाप्त होता है। इसके बाद में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, उसका नाम है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इसकी शुरुआत हम लोग कल करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 नंबर के प्रश्न में इसका प्राय प्रश्न आता है समविभव पृष्ठ। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोग नोट्स उतारते जाएंगे, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो उसका आप निदान करेंगे।